आप सबको अगर ये कहानी अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। एपिसोड 11। विधि ने हाफते हुए कहा, कुछ मिला? विधि की यूं पूछने पर सना उसे देखने लगी। विधि ने खुद को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैंने पूछा, क्या कुछ मिला? विधि ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, जिसे देखा अचानक से सना जोर जोर से हंसने लगती है। वो इतना जोर जोर से हंस रही थी कि वही जमीन पर पैर फैला के बैठ जाती है और जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगती है। विधि को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे अचानक से सना को क्या हो गया जो वो हंस रही है। विधि कंफ्यूज होके देख रही थी, वही बार बार विधि के तरफ हौंठ दिखाते हुए हंस रही थी। जब विधि से रहा नहीं गया तो उसने गुस्से से सना के बगल में बैठते हुए कहा, ये क्या हंसी लगा के रखा है? जो पूछा है पहले उसे तो बता दे, ऐसे पागलों की तरह हंसे का रही है। सना काफी देर तक हंसी और विधि उसे देख रही थी। बस जब हंस के थक गई तो उसने विधि के तरफ देखते हुए कहा, पता है उसका नाम क्या है? विधि ने झल्लाते हुए कहा, पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती, अब जल्दी बताना क्या नाम है? सना ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, रामलाल। विधि के ना समझी से कहा, क्या कहा? ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्या नाम है? सना ने विधि के चेहरे को देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, उसका नाम रामलाल है। सना की बात सुन विधि अवाक रह के उसे देखती रही। वही सना ने एक बार फिर हंसना शुरू कर दिया। तभी उसके कानों में विधि की रोने की आवाज गई तो सना उठ के बैठ गई और विधि को चुप करते हुए लगा, मेरी जान रो क्यों रही है? मैं तो बस ऐसे ही हंस रही थी, क्या हो गया है? विधि ने रोते हुए कहा, रामलाल ये कौन है? कहीं ये कोई बूढ़ा तो नहीं? आखिर मैंने किसी का घर तोड़ दिया, मुझे क्या जरूरत थी शराब पीने की? न पीती तो गम नहीं भुला पाती। अरे मेरी किस्मत ही खराब है, पता नहीं अब क्या किया है, कैसे सब ठीक होगा? विधि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या नहीं। जो मन में आया यही कहती चली जा रहे। एक तो उसे पता नहीं कौन आदमी था, न याद है उसे, और नाम ऐसा है कि जो सुनेगा यही समझेगा कि कोई बूढ़ा ही है। वही सना बस विधि को शांत करने में लगी थी। सना ने विधि का चेहरा अपने हाथों में रखते हुए कहा, तू ऐसे बातें क्यों सोच रही है? हो सकता है ये नाम उसके दादा दादी ने रख दिया होगा, आज के जनरेशन में भी ऐसे नाम रखते हैं। तू ज्यादा मत सोच, देख पहले हम पता करते हैं ये रामलाल कौन है, उसके बाद डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। कल हम रामलाल को ढूंढने चलेंगे, ठीक है? तब तक मैं उसके बारे में कुछ पता करती हूँ। खैर से सब छोड़, रात हो रही है, चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ, पार्टी में भी तो जाना है। उद्धरण चिन्ह। सना की बात सुन विधि को थोड़ी राहत मिली। उसने खड़ी होके कहा, क्या सच में वो कोई बूढ़ा नहीं होगा ना? सना ने नामे सिर हिला के कहा, एक बात बता, पहले तो मिलने के लिए राजी नहीं थी, फिर ऐसे अचानक रो क्यों रही है? वैसे भी होगा कोई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस कैसे भी करके सारी चीजें रफा दफा करना है। विधि ने कहा, हम सही कहा तुमने, चल अब चलते हैं। सना ने हम कह के उठी और दोनों अपना बैग लेके घर के लिए निकल गई। इधर राज ब्लैक किंग के सामने अपना सिर झुकाए खड़ा था। ब्लैक किंग से अपनी दमदार आवाज में कहा, मैं कहा था नाम हटाने के लिए, ये नहीं किसी रामलाल का नहीं देने के लिए कहा। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? मैं तुम्हें रामलाल दिखाई दे रहा हूँ, और ये रामलाल कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? राज ने ब्लैक किंग को गुस्से में देखकर सहमी हुई आवाज में कहा, सॉरी बॉस, उस वक्त मुझे वही ठीक लगा इसीलिए मैंने कर दिया, और रामलाल तो हमारे घर के ही है जो बरसों से इस घर का ख्याल रखते हैं। उस वक्त वो सामने थे तो मैंने वही नाम रख दिया, और वैसे भी किसी का नाम मिटाने के लिए दूसरे नाम की जरूरत होती है। रामलाल ब्लैक किंग के घर के एक सर्वेंट है, को खाना बनाने या फिर कुछ गार्डन के काम करते हैं। वैसे भी इन सब के बारे में ब्लैक किंग को क्या पता कौन उसके घर में है, क्या नाम, सारा काम राज देखता है। ब्लैक किंग के कहने पर राज ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर नीचे कर खड़ा रहा। ब्लैक किंग ने सना और विधि की सारी बातें वैसे ही सुन रखी थी। उसने कुछ सोचते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, कौन सी पार्टी है? ब्लैक किंग के पूछने पर राज ने कहा, ये पार्टी मिस्टर सक्सेना के यहाँ पर है, उनके वाइफ का बर्थडे है और राजेंद्र भद्रा उनके बिजनेस पार्टनर है, और मिस विधि उसके ही कहने पर जा रही है। ब्लैक किंग ने कहा, हम, और अपने कानों से ब्लूटूथ निकाल के टेबल पर रख के खड़ा हो गया। सना ने विधि को घर छोड़ा और रामलाल के बारे में पता करने के लिए निकल गई। उधर विधि ने पहले सावर लिया और जल्दी जल्दी रेडीने लगी। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, नितिन ने पहले ही उसे 8 बजे का टाइम दिया था।
विधि अपना बाल बना ही रही थी कि बाहर से किसी ने उसके गेट को नॉक किया। विधि ने देखा तो नितिन का असिस्टेंट शुभम खड़ा था। बस 2 मिनट में मैं आती हूँ, विधि ने अपने बालों से परेशान होते हुए कहा। शुभम ने अपना सिर नीचे किए कहा, ओके मैम, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। विधि ने कहा, हम। विधि जल्दी जल्दी अपने बालों को बनाने लगी। उसने जल्दी से बनाया और अपना पर्स लेके बाहर चली गई। नितिन और उसकी फैमिली दूसरी गाड़ी से गए और विधि शुभम के साथ। थोड़ी देर में शुभम विधि को लेके पार्टी की जगह पर पहुंच गया। इन 2 सालों में विधि ने कई बार ऐसे पार्टी अटेंड कर चुकी है। अब तो उसे ऐसे अकेले जाने की आदत थी। हर बार नितिन विधि को किसी न किसी बहाने से अकेले आने के लिए कहता और विधि मान भी जाती। उसे क्या पता था उसके ऐसा करने के पीछे क्या राज था। विधि उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि आंखें बंद कर नितिन के बातों को मान जाती। एपिसोड 12। पार्टी हॉल के हर तरफ एक से बढ़ के एक लोग आए थे। कुछ कपल थे तो कुछ सिंगल। वही शुभम के साथ विधि भी अपने लोकेशन पर पहुंच गई। उसने बाहर निकल के अपने हाथों में एक खूबसूरत सा बुके पकड़ा और बुके लेके वो अंदर के तरफ बढ़ गई। विधि अकेली थी, उसके साथ नितिन नहीं आया, लेकिन इससे विधि को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले की बात होती तो शायद विधि उदास हो जाती। पहले की तरह जब उसके साथ नितिन नहीं आया करता था। विधि ने अपने फेस पर दिखावटी मुस्कान लिए अंदर के तरफ बढ़ गई। वेलकम मैसेज। भद्रा कैसे है आप, काफी हॉट लग रही है आज। विधि को गेट पर ही मैसेज सक्सेना ने कहा, जो गेट पर सभी का वेलकम करने के लिए खड़ी थी। विधि ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए लगा, थैंक यू मैसेज सक्सेना, हमारी तरफ से आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो और साथ में खुशियों के कई और साल बिताने की शुभकामनाएं। गुलदस्ता, और हम बिल्कुल ठीक है, आप बताइए कैसी है। विधि ने हाथों में पकड़ा हुआ बुके मैसेज सक्सेना को दिया। वही मैसेज सक्सेना के बगल में खड़ी सवे को उन्होंने दिया और दोनों ने एक दूसरे से गले मिली। विधि और मिसेज सक्सेना दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानती है और अच्छी खासी पहचाना है, लेकिन बहुत ज्यादा लगाव नहीं है दोनों में। मिसेज सक्सेना विधि ने अलग होते हुए कहा, हम भी बिल्कुल ठीक है, बस आपका ही इंतजार था, हमें लगा कि आप शायद ना आए। विधि ने थोड़ा अजीब सा चेहरा बताने हुए पूछा, आप ऐसा क्यों कर रही है, आपको क्यों लगा कि मैं नहीं आने वाली और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या। मिसेज सक्सेना ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, जहाँ पति न हो वहाँ पर कौन सी पत्नी का अकेले मन लगता है। विधि ने ना समझी से कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या करना चाहती है। मिसेज सक्सेना ने कहा, अरे नितिन का कॉल आया था मिस्टर सक्सेना के पास कि वो पार्टी में नहीं आ सकता है, अचानक से कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग शुरू हो गई है, इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम आज यहाँ अकेली आई हो, लेकिन कोई बात नहीं, इस पार्टी में आज के लिए तुम्हें कई सारे पार्टनर मिल जाएंगे, चलो अंदर चलते हैं। विधि को इनकी बात सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि सुबह ही नितिन ने कहा कि विधि को उसके साथ जाना है और वो अचानक से नहीं आया, क्यों, ऐसे कई सवाल विधि के मन में चलने लगे। लेकिन उसने सारे थॉट को दिमाग से निकाल के फेंक और मिसेज सक्सेना के साथ अंदर चली गई। वही जैसे ही वो अंदर गई सभी की नजर इसी पर टिक गई। आज विधि वाकई काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस ड्रेस पहन रखा था जो स्लीप लेस था, लेकिन उसका नेक विधि के पूरे गर्दन को ढक रखा और बाहें खुली थी, पीछे से काफी खुला था, वही आगे से पूरा ढका था। ड्रेस पूरा नीचे तक, बस नीचे के साइड हल्का से कट था, इतना कि उसकी थाई नहीं दिखाई पड़ रही थी। विधि को ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहना पसंद नहीं है। वही उसने एक हाथ में वॉच और दूसरे में ब्रेसलेट, कानों में बड़ी बड़ी इयरिंग और पैरों में हील्स, जिससे वो और लंबी लग रही थी। ऊपर से विधि काफी पतली भी है और जो ड्रेस पहन रखा गई वो उसकी बॉडी पर पूरी तरह से फिट था, जिससे उसके बॉडी के शेप उभर के दिखाई पड़ रहे थे। उसने बालों का मैसी जुड़ा किया, कुछ लटें बाहर हवा की तरह हिल रही थी। विधि सभी की नजर को खुद के ऊपर देखकर घबराने लगी थी। उसे थोड़ा अजीब लगने लगा, इसीलिए अपना सिर नीचे आए वो आगे बढ़ गई। तभी उसके कानों में मिसेज सक्सेना की बात गई, विधि ले, तुम्हारी सासू माँ भी यही है। विधि ने सामने सर उठा के देखा, जहां नितिन की मां सुरभि भद्रा खड़ी थी। उन्होंने व्हाइट कलर की नेट और डायमंड से बनी साड़ी पहना रखा था, ऊपर से चेहरे पर बहुत सारा मेकअप और घमंड विधि साफ देख पा रही थी। दोबारा मिसेज सक्सेना ने कहा, तो आप दोनों बात करिए और पार्टी एंजॉय करिए, मैं दूसरे गेस्ट को देख कर आती हूँ। अपनी बात खत्म कर मिसेज सक्सेना वहां से चली गई। सुरभि जी ने एक नजर विधि को नहीं देखा और ना कुछ कहा। वैसे तो विधि का भी मन नहीं होता है इनसे बोलने के लिए, लेकिन वो ऐसे अपने बड़ी को अपमान नहीं कर सकती है।
कुछ देर शांत खड़ी रहने के बाद विधि ने कहा, नमस्ते मम्मी जी, कैसी है आप? विधि अपनी बात कह के सुरभि जी को देखा, कहा। वही सुरभि जी ने अपने नखुलों को बार बार देखते हुए कहा, जिस दिन तुम मेरा घर छोड़ दोगी उस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन तुम हो कि जोक की तरह चिपक गई हो, जाने का नाम नहीं ले रही। इतना बोल सुरभि जी वहां से जाने लगी। वही उनकी बातों से विधि के आंखों के आंसू नहीं आए, लेकिन हाँ, चेहरे पर जरूर कड़वी मुस्कान तैर गई। कौन सा वो रहना चाहती है, वो खुद चाहती है कि नितिन से और बाकी लोगों से उसे छुटकारा मिले। विधि ने गहरी सांस भरते हुए पूरे पार्टी को देखने लगी। तभी उसकी नजर राजेंद्र भद्रा पर गई, जो सोफे पर बैठे थे और कुछ लोगों से बात कर रहे थे। उन्हें देख विधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भेजी वो उसके ससुर है, लेकिन विधि के खुद के बाप से भी ज्यादा प्यार किया है राजेंद्र जी ने। विधि भी उतना ही प्यार करती है और सम्मान। विधि खुद को नॉर्मल करके उनकी तरफ बढ़ गई। हेलो डैड, कैसे हैं आप? विधि ने राजेंद्र जी के पैरों को छूते हुए कहा। राजेंद्र ने जैसे ही विधि को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। खुश रहिए बेटा जी, आप आ गई, हमने तो देखा ही नहीं, कैसे हैं आप? विधि ने स्माइल के साथ कहा, हम थी है डैडी जी। राजेंद्र, हम आइए, हम आपको कुछ लोगों से मिलते हैं। राजेंद्र जी ने सामने सोफे पर बैठे बाकी लोगों को देखते हुए कहा, आप सब हमारी बेटी से मिला चाहते थे न, तो ये है हमारी बेटी। हम इन्हें अपनी बहू नहीं बेटी मानते हैं। जितना प्यार अपने बेटे से करते हैं, इतना ही हम इनसे कहते हैं। ये हमारे खानदान की इज्जत है। राजेंद्र जी की बात सुनकर विधि की आंखें नम हो गई थी। एक तरफ उसके पिता है और एक तरफ किसी और के पूरा होके उससे प्यार कर रहे हैं, अपनी बेटी मानते हैं। राजेंद्र जी एक एक करके सभी से विधि को मिलने लगे। वही विधि ने सभी को नमस्ते किया। तभी एक आदमी जिनकी उम्र कुछ 45 के आसपास थी, उन्होंने विधि को देखते हुए कहा, बेटा, राजेंद्र के मुंह से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। सच में वो जैसा कहता था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। नितिन बहुत लकी है जो तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। विधि की जवाब न देके बस स्माइल पास कर रही थी। एपिसोड 13। अब आगे। विधि एक कोने में अकेले बैठी थी। राजेंद्र जी ने उसे सभी से मिलवाया। वही विधि उसकी सासू माँ, जो कुछ औरतों के साथ मिलके बस अपनी बहू की बुराई ही किए जा रही। विधि पार्टी में बोर होने लगी थी। वही एक कोने में बैठ के अपने फोन में रील्स देखने लगी। तभी उसके पास एक नौजवान ने आते हुए कहा, हाय भाभी, कैसी है आप? विधि ने अपना सर ऊपर कर देखा तो एक लड़का था जिसने व्हाइट कलर का सूट पहना रखा था। विधि ने हल्की स्माइल के साथ कहा, जी क्या मैं आपको जानती हूँ या आप हमें जानते हैं? लड़के ने विधि के पास रखी चेयर पर बैठे हुए कहा, भाभी कौन किसे जानता है, ये आप छोड़िए, मुझे पता है नितिन ने कभी आपको मेरे बारे में बताया नहीं होगा। मैं उसका कॉलेज का दोस्त उदय हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, रहने देते हैं एक दूसरे को जानना। पहले आप ये जूस पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उदय ने विधि के तरफ जूस का ग्लास आगे करते हुए कहा। विधि को उदय से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, जैसे उसकी सांसें भारी होने लगी उदय के आने से। लेकिन विधि सभी बातों को इग्नोर करके उदय के हाथ से जूस का ग्लास ले लिया और स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू। उदय की नजर विधि को ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करने में नहीं थी, जिसका एहसास विधि को हो गया। उसने जूस टेबल पर रख के कहा, क्या आपको कोई काम है हमसे? उदय ने भी अपना जूस रखते हुए कहा, क्यों भाभी, क्या आपका देवर आपसे मिलने नहीं आ सकता है? मुझे पता है आप अभी मुझसे मिल रही है, लेकिन मैं सभी से जल्दी घुल मिल जाता हूँ, इसीलिए आपसे ऐसे बात कर लिया। अगर आपको अच्छा न लगा हो तो बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। विधि तो चाहती तो यही थी कि ये आदमी यहाँ से चला जाए, लेकिन वो मुंह पर नहीं कह सकती, और अगर वो चली भी गई तो क्या पता नितिन को बता दे। खैर, विधि को उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो तो पहले से नितिन से अलग होने के बारे में सोच चुकी है। बस कुछ दिन उसे चुप रहना है जब तक वो उस आदमी को ढूंढ नहीं लेती। विधि ने असहज के साथ कहा, नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वो क्या है कि मैं नए लोगों से बहुत कम मिलती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा, और कोई बात नहीं है। उदय ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ओह ऐसे बात है कोई नहीं, कभी कभी होता है। वैसे आप आज काफी हॉट, मेरा मतलब खूबसूरत लग रही है। अगर नितिन यहाँ होता तो पूरी तरह घायल हो चुका होता। उदय की स्माइल विधि ने देख लिया और उसके दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने उसकी बातों का कोई जवाब न देके कहा, मैं अभी आती हूँ। विधि तुरंत ही वहां से खड़ी होके वॉशरूम के तरफ चली गई। उदय बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैली थी। आज विधि का दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था, उतना ही जैसे पहली रात उसने नितिन को देखा था।
विधि सीधे वॉशरूम में चली गई। उसने 2-3 बार चेहरे पर पानी के छींटे मार के खुद को नॉर्मल किया, लेकिन उसकी घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही। आखिर मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है, जैसे कि कुछ होने वाला हो। नहीं हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे घर जाके आराम करना चाहिए। वैसे भी कल से मैंने आराम नहीं किया। विधि खुद को मिरर में देखने लगती है। उधर विधि के जाते ही उदय ने अपना फोन उठा के किसी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद जैसे ही फोन उठा, उदय ने कहा, एक बार सोच ले, जो करने को कहा वो करूँ या नहीं। कहीं कल आके मुझे ये कहे कि मैंने तुम्हारी बीबी को हॉन्ट कैसे लगाया और मुझे मारो, क्योंकि मेरी भी कोई इज्जत है। मैं अपनी बेइज्जती ऐसे किसी लड़की के चक्कर में नहीं करा सकता हूँ। उदय की बात सुन दूसरी तरफ से हाफते हुए आवाज आई, तेरी कब से इज्जत होने लगी साले? इतना क्या? वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, जिसे सुन उदय ने कहा, बकवास बंद कर, ये बता क्या सच में तू चाहता है आज रात के लिए तेरी बीबी को मैं अपना बना लूं? दूसरी तरफ कोई और नहीं नितिन था। उदय की बात पर कहा, क्या मैं तुझे बेवकूफ लग रहा हूँ जो तुमसे झूठ कहूंगा? इसमें हम दोनों का फायदा था, इसीलिए मैं तुझे ऑफर दे दिया। आज के लिए मेरी बीबी तेरी हुई और कल की डील मारी। सोच ले, ये ऑफर कोई नहीं देगा। वैसे मैं तुझे एक बात बता देता हूँ, वो अभी वर्जन है, मैंने कभी हॉन्ट नहीं लगाया है। तुझे काफी मजा आएगा। नितिन की बात सुन उदय ने अपने बालों में हॉन्ट फेरते हुए कहा, क्या सच में 5 साल से साथ रहने के बाद भी तुमने अपनी बीबी को हॉन्ट नहीं लगाया है? इस बात पर मैं कैसे यकीन कर लूं? किसी के पास इतनी खूबसूरत बीबी होने के बाद वो खुद को कैसे काबू रख सकता है? कहीं तू कल के डील के लिए मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा न? अगर ऐसा हुआ तो कल की डील क्या? मैं सभी को ये बता दूंगा कि तुमने अपनी बीबी को एक रात के लिए मुझे बेच दिया था। दूसरी तरफ से नितिन ने थोड़े गुस्से में कहा, अपनी हद में रह, मैं उंगली पका रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं तू मेरे हाथों को पकड़ने के लायक हो गया है। मैंने जो कहा वो सच है, यकीन नहीं तो जा उसके साथ करके देख ले। अगर वो वर्जन हुई तो कल की डील मेरी, अगर नहीं तो डील भी तेरी और एक रात के लिए मेरी बीबी तेरी हूँ। बस सब कुछ करने से पहले जो करने के लिए कहा है वो मत भूलना, समझे? उदय ने चेहरे पर कुटिल मुस्कान के साथ कहा, चल ठीक है, वैसे भी दोनों तरफ से फायदा मेरा ही है और तू फिक्र मत कर, करने से पहले तेरा काम हो जाएगा। अपनी बात खत्म कर उदय ने फोन रख दिया और जिस तरफ विधि गई थी उसी तरफ चला गया। दूसरी तरफ नितिन ने स्माइल के साथ फोन को देखते हुए कहा, कल मैं इस विधि का चैप्टर क्लोज कर दूंगा। हमारी जिंदगी से ये हमेशा के लिए निकल जाएगी। कल डैड खुद इसे घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। उदय ठीक से काम कर तो पाएगा ना, कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे, ज्योति ने कहा, जिसे सुन नितिन ने पहले अपना फोन साइड में फेंका, फिर ज्योति के तरफ देखा जो उसके नीचे थी। एपिसोड 14। विधि ने वॉशरूम में खुद को शांत कर बाहर निकल के हॉल के तरफ बढ़ने लगी। अभी वो कुछ दूरी पर गई ही थी, किसी ने उसका हॉन्ट खींच के दीवार से लगा दिया। ये सब इतना अचानक था कि विधि कुछ समझ नहीं पाई और डर से अपनी आंखें बंद कर लिया। वो डरी सी खुद को सिकोड़ के खड़ी थी, तभी विधि को खुद के ऊपर किसी की गंदी नजरें महसूस हुई। उसने झटके से अपनी आंखें खोलकर जैसे ही देखा, उसकी आंखों में खून उतर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने पास आने की? दूर हटो, विधि ने सामने खड़े उदय को धक्का देते हुए कहा। इसने सीने पर हॉन्ट रख के दूर किया, जिससे उदय 2 कदम पीछे हो गया। उदय जब विधि से मिलने आया था तभी विधि को उसकी नजरें अच्छी नहीं लग रही थी और अभी तो वो इतने करीब है। विधि उदय को देख उसकी सांसें तेज चलने लगी। वही उदय ने अपने दोनों हॉन्ट ऊपर कर कहा, औक औक, मैं पास नहीं आ रहा, लेकिन तुम खुद मेरे पास आओगी अभी इसी वक्त। विधि अपनी आंखें सिकोड़ के उदय को देखने लगी। उसे कुछ समझने नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहता है। विधि कुछ कहती उससे पहले ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसके पूरे शरीर में गर्मी सी महसूस होने लगी। उसकी सांसें तेज होती जा रही। विधि इतनी बेवकूफ तो थी नहीं को वो समझ न सके। वो तुरंत ही समझ गई उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, तुमने जूस में क्या मिलाया था? बातों क्या पिलाया है मुझे तुमने? विधि के पूछने पर उदय ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तुम्हें पता चल गया, मैंने तुम्हें कुछ पिलाया है। नितिन तुम्हारे बारे में जो भी बताता था वो सब सुनने में जितनी बेवकूफ लग रही थी उतनी हो नहीं। चलो मैं बता ही देता हूँ, उस जूस में ड्रग्स था और मैंने खासकर तुम्हारे लिए ही उसे रेडी किया था। विधि को अब तक चक्कर आने लगा। खुद के पैरों पर खड़ा रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी खुद को काबू कर उसने कहा, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारे दोस्त को बीबी हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों?
विधि के पूछने पर उदय जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे बरामदे में गुज रही थी। वही विधि की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। उदय की हंसी ऐसी थी कि मानो विधि के अंदर कुछ देर पहले जो घबराहट और बेचैनी थी वो वापस आ गई। अब उसे सब समझ में आने लगा कि वो इतना घबरा क्यों रही थी। अपनी बार बार बंद होने वाली आंखों को जबरदस्ती खोल के विधि उदय को देखने लगी। वही उदय ने अपनी हंसी पर फुल स्टॉप लगाते हुए विधि को अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए अपना एक कदम उसके करीब कर लिया और कहा, ये तो तुम्हें अपने पति से पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तुम भले ही उसकी बीवी हो पर सच कहूँ तो वो तुम्हारे लायक नहीं है। पाता है क्यों? इतना बोल के उदय थोड़ी देर के लिए चुप ही गया। वही विधि दीवार का सहारा लेके खड़ी रहने की तमाम कोशिश कर रही थी। उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, तुम प्लीज साफ साफ बोलो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। विधि की बात सुन उदय ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आज सब सच बता देता हूँ। अगर तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम थोड़ी देर तक अपने गम में रहोगी तो मुझे तुम्हें सहारा देने में और मजा आएगा। तुम्हें पता है आज के रात के लिए तुम्हारे प्यारे पति जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो नितिन भद्रा ने अपनी बीबी को एक रात के लिए मुझे बेच दिया। उदय की बात सुन एक बार फिर विधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नितिन उसे बेच सकता है। वो इस हद तक जाएगा विधि ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसके दिल के पहले से जो टुकड़े हुए थे एक बार वो और चूर चूर हो गए। भले ही उसने अपने सारे रिश्ते नितिन से तोड़ लिए और उसके दिल में नितिन के लिए नफरत पैदा हो गई थी, लेकिन एक छत के नीचे वो 5 साल रही है, एक साथ रहे हैं। कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? ये सब विधि के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया। वो खुद और नहीं संभाल के जमीन पर बैठ गई। उदय जो चाहता था वही हुआ। विधि के आंखों से आंसू निकलने लगे और वो एक बार फिर बेसुध सी बैठ गई थी। उसके आंसू एक एक दर्द को बयां करने लगे। तभी उदय ने आगे कहा, इतना ही सुनते ही तुम्हारी हालत खराब हो गई। अगर आगे की सुनोगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? विधि ने नासमझी से उदय को देखा, जिसकी नजरें समझ के उदय ने कहा, नितिन ने तुम्हारी क्या कीमत लगाई है पता है? अरे तुम्हें कैसे पता होगा, मैं बताता हूँ। मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रहूं और खूब मजे करूं। उसके लिए पूरी रात का वीडियो चाहिए उसे, जिसमें हम दोनों एक दूसरे को नीचे खाते दिखाई दे रहे हो। और उसने ये भी बताया कि तुम वर्जन हो। ये सुनकर मुझे तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत बेताब हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें पाने के लिए। जब भी मैं तुम्हें नितिन के पास देखता था तो मुझे जलन होती थी कि तुम्हारी जैसे खूबसूरत लड़की उसके पास क्या कर रही है। तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था और आज तुम मेरे पास हो। उदय की बातों से विधि के अंदर तक सिहरन पैदा हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। उसके अंदर डर जैस अपनी जगह बना लिया। वो खुद को समेटे बैठी थी, तभी फिर से उसके कानों में उदय की आवाज गई, मुझे पता है नितिन तुम्हारी बहन में इंटरेस्ट है ना, कि तुम्हें अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं अभी तक तुम्हें वर्जन नहीं रहने देता। पता नहीं कितनी बार हम दोनों वो सब कहते और कितना मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें वो सारे सुख दूंगा जो तुम्हें इन 5 सालों में नहीं मिला। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। ये रात तुम कभी भूल नहीं पाओगी। चलो मेरे साथ, वैसे भी रात गहरी होती जा रही है, सुबह ही तुम्हें जाना होगा, इसीलिए मैं जरा सा भी लेट नहीं करना चाहता हूँ। वैसे भी रात न बहुत छोटी होने लगी है, हम देर नहीं कर सकते हैं। कहते हुए उदय ने अपना हाथ विधि के तरफ बढ़ाया तो विधि ने उसके हाथों को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम जैसे गंदे इंसान को खुद को छूने नहीं दे सकती, दूर रही मुझे। विधि दुखी नहीं, बहुत दुखी थी, लेकिन वो इतनी बेसुध नहीं कि खुद के करीब किसी को भी आने से। वही विधि के शब्द सुन उदय की आंखें लाल हो गई। उसके चेहरे पर जितनी हवस बढ़ी थी उससे ज्यादा पाने की चाहत। एपिसोड 15। विधि ने उदय के हाथों को दूर करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, समझे? तुम छूना मत मुझे वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे तुम? विधि भले ही नशे में थी लेकिन खुद को बचाने के लिए लड़ने के लिए भी तैयार थी। वह ऐसे ही किसी को हाथ लगाने नहीं दे सकती। वो कोई चीज नहीं है कि कोई चलता फिरता आदमी उसके पास आए। उदय ने अपने हाथों को एक नजर देखा जिसे विधि ने दूर किया था, फिर गुस्से से उसने विधि के हाथ को जोर से पकड़ के उसे खड़ा कर दिया। दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी इतनी औकात, तुम मुझे दूर करना चाहती हो पर ऐसा नहीं होगा। मैं तो समझ रहा था तुम सीधी सादी होगी, पर नहीं, तुम्हारे अंदर तो काफी अकड़ है लगता है, इसीलिए नितिन ने कभी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया।
पर कोई बात नहीं, मैं आज इस अकड़ को ऐसे तोड़ूंगा कि तुम चाहकर कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं नितिन नहीं हूँ, मैं उदय हूँ। वैसे नितिन ने सही किया तुम्हें मेरे पास भेज के, तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ और इसमें मुझे बहुत मजा भी आएगा। कहते ही उदय ने विधि का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। वही विधि अपनी लड़खड़ाते पैरों से चल तक नहीं पा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। मेरा हाथ छोड़ो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं भद्रा खानदान की बहू हूँ, अगर उन्हें पता चला ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मेरा हाथ छोड़ो। विधि की बात सुन के उदय के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ के विधि को एक नजर देख के पागलों की तरह हंसने लगता है। हा हा हा, क्या तुम पागल हो या सच में बेवकूफ हो, या फिर तुम्हें कम सुनाई देता है? मैंने थोड़ी देर पहले इतना सब बताया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। तुम्हारे पति नितिन भद्रा ने एक छोटी सी डील के लिए तुम्हें एक रात के लिए मुझे बेच दिया है। क्या अब तुम्हारे सुनाई दिया? बेचने का मतलब समझ में आया? तुम्हें कुछ भी कहने या करने से कोई तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आने वाला है। उदय विधि के चेहरे के बेहद करीब आके कहा, जिसे देख विधि गुस्से से आग बबूला हो जाती है। चटाक, ये आवाज पूरे बरामदे में गूंजने लगा और उदय का चेहरा एक तरफ झुक गया। मैं कोई चीज नहीं हूँ जो मुझे कोई बेच दे और कोई खरीद ले, ये मेरी जिंदगी है, ना कि किसी और की। किसी ने कह दिया तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी या फिर तुम मेरे साथ सब कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कमजोर नहीं हूँ जो कोई भी आके मुझे तोड़ सकता है। नितिन क्या कर रहा है, क्या करता है, मुझे नहीं जानना और न कोई शौक है। मैं आखिरी मौका दे रही हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुलाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। विधि ने बेहद गुस्से में उदय को थापड़ मार के उसे धमकी दिया। वही उदय का चेहरे एक तरफ झुका हुआ था। विधि की बात सुन उदय का गुस्सा और बढ़ गया। उसने वही थप्पड़ विधि को दे मारा। विधि पहले ही कमजोर और नशे की हालात में थी। उदय ने अचानक से किया, जिस वजह से खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे जमीन पर गिरी। थप्पड़ इतना तेज था कि विधि का एक कान सुन्न पड़ गया। उसके कान से टीटी की आवाज आने लगी। साली कामिनी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी ऊपर हाथ उठाएगी? तेरे जैसे रोज मेरे बिस्तर को गर्म करके जाते हैं। तेरे जैसी लड़की मैं चाहूँ तो यहाँ लाइन लगा दूं, पर तू क्या चीज है जो इतनी अकड़ लेके घूम रही है? ना रहने के लिए खुद का घर, ना पैसे तेरे पास है क्या जो इतनी अकड़ है? पर अब बहुत हुआ तुझे, मैं आज बताऊं थप्पड़ मारने का अंजाम, जिंदगी भर पछताएगी तू। उदय ने बेहद गुस्से में कहा, जिसे सुन विधि अंदर तक कांप गई। विधि को उदय को देखकर डर लगने लगा। वो कुछ कहती समझती उससे पहले ही उदय ने गुस्से में विधि के बालों से पकड़ के खड़ा किया और उसे वैसे ही घसीटते हुए ले जाने लगा। वही विधि छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने लगी। उसके एक हाथ उदय के हाथों पर मार रहे थे और दूसरा अपने बालों को छुड़ाने के लिए, लेकिन उसका कोई असर नहीं था। धड़ाम से उदय ने विधि को एक कमरे में एक सीधा पटक दिया और सीधे होके उसने गेट लॉक किया। फिर विधि के तरफ मुड़ गया। विधि जो मुंह के बल गिरी थी, उसने गेट लॉक करने की आवाज सुनी तो पलट के गेट के तरफ देखने लगी। वही उदय हवस भरी नजरें लेके खड़ा था। अब विधि को बुरी तरह डर लगने लगा। उसकी सारी हिम्मत एक मिनट में जवाब दे गई। उसके माथे पर बड़े बड़े पसीने के बूंद दिखाई देने लगे। उसके हाथ पैर कांपने लगे। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मैंने जो किया वो गुस्से में कर दिया, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी तो माँ के समान होती है ना, तो तुम अपनी माँ समान भाभी के साथ कैसे कर सकते हो? प्लीज मुझे जाने दो। विधि डरते हुए कहने लगी। उसे नहीं पता क्या कहना चाहिए, बस उसका डर जो कहने को कह रहा था वो वही सब कहे जा रही थी। उदय ने विधि के एक बात को नहीं सुना और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा, जिसे देख विधि और डर गई। उसने धीरे से खड़ी हुई और वहां से भागने के लिए जैसे ही मुड़ी, उदय ने उसका बाजू पकड़ के बिस्तर पर फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही विधि रोने लगी। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। विधि बस यही रटे जा रही थी। अब तो डर नशा उस पर भारी हो गया था। उसकी जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। उसका नशा सिर चढ़ चुका था। फिर भी विधि डरी सहमी सी खुद को पीछे खींच रही थी। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकी। उदय ने उसका पैर पकड़ के अपनी खींच लिया। उसके ऐसा करते ही विधि ने अपने हाथ जोड़ लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे साथ मत करो ये सब। विधि तड़प रही थी, रो रही, खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कोई तो बात उदय पर असर करे, वो उसे छोड़ दे।
एपिसोड 16। उदय इस वक्त विधि के ऊपर था। वही विधि उदय को खुद से दूर करने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगी, लेकिन उसके ऐसा करने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो कमजोर थी और नशा में भरी था। प्लीज मुझे जाने दो, विधि ने रोते हुए कहा। उसका दम घुटने लगा था, लेकिन उदय को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पागल हो चुका था। विधि को पाने की चाहत उसके अंदर थी। आज सामने होने के बाद वो कैसे छोड़ सकता है? विधि कितना रोती तड़पती, उससे उदय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विधि बार बार अपने हाथों से उदय को मार रही थी, जिससे इरिटेट होके उदय ने विधि का हाथ पकड़ के ऊपर कर दिया। विधि ने स्लीवलेस ड्रेस पहना था, लेकिन उसकी नेक ढकी थी क्योंकि ड्रेस की चेन नेक के पीछे था। उदय ने विधि के हाथ पर जकड़ लिए और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन विधि अपना सिर बार बार दूसरी तरफ किए जा रही थी, जिससे गुस्सा होके उदय ने उसका एक हाथ छोड़ गले से ही ड्रेस पकड़ के खींच लिया। उसके ऐसा करते ही विधि की ड्रेस आगे से फट गया। उसकी ड्रेस ऐसा फटा कि अगर वो उठ भी जाती है तो उसका ड्रेस नीचे खिसक के गिर जाएगा। ड्रेस फटते ही विधि तो सदमे में चली गई। उसके आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे। वो जोर जोर से रोने लगी, खुद के बचाने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वो रोए जा रही थी। वही उदय ने विधि के हाथों को अपने हाथों में फिर से जकड़ लिया और अपना चेहरा उसके गर्दन में डाल के बाइट करने लगा। जैसे जैसे उदय विधि को छूता, विधि तड़पने लगती थी दर्द से और खुद को छुड़ाने के लिए। उसके जिंदगी का सच अभी तो उसे कुछ दिन ही पता चला। जिसे वो अपना मानती थी वो उसका कभी था नहीं, लेकिन आज उसका काला सच विधि के सामने आया। आखिर उसने इतने सालों में कभी नितिन के साथ कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन आज उसके साथ ये सब हो रहा सिर्फ नितिन की वजह से। विधि तो एक सिंपल सी जिंदगी चाहती थी, जो सिर्फ वो अपने पति और फ्यूचर बच्चों के साथ रहे और खुश रहे, पर लगता ये सब विधि के नसीब में है ही नहीं। जिस तरह से उदय चूम रहा था, वैसे वैसे विधि का दिल एक एक कर टूट रहा था। उसका दर्द आंखों के कोने से आंसू बन के बाहर बह रहे थे। विधि ने एक आखिरी बार कहा, प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, प्लीज। कहते हुए विधि रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब न उसके पास इतना ताकत थी और नशा तो ऊपर से था ही। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद किया, तभी उसके कानों में एक धड़ाम की आवाज गई, जिसे सुन विधि ने अपनी आंखें खोल दिया और उदय अपनी नजरें ऊपर उठा के उसी तरफ किया जहां किसी ने गेट तोड़ के उसके सामने खड़ा था। बाहर से आ रही तेज रोशनी में उसका चेहरा नहीं दिख रहा, बस उसका ऑरा, जिसमें दमदार पर्सनैलिटी, उसके लंबे उड़ते जैकेट जो साफ दिखाई दे रहे थे। उदय जो विधि के ऊपर था, उसने अपना सिर ऊपर कर गुस्से में कहा, कौन हो यहाँ, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा कमरा नहीं है जो यहाँ बिना इजाजत के आ गए, चलो बाहर निकलो। उसने कह के फिर से विधि को देखते हुए अपनी कमीनी स्माइल के साथ कहा, यहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा बेबी, चलो अब मेरा साथ दो, क्योंकि तुम्हें भी तो मुझे पाने की चाह खुद के अंदर जाग रही होगी ना। थोड़ी देर में हम दोनों पूरी तरह एक हो जाएंगे और तुम चाहोगी भी तो खुद को रोक नहीं पाएगी थोड़ी देर। और ये जो ड्रग्स है ना, भले ही थोड़ी देर में असर करता है, पर असर घंटों रहता है, जिसमें तुम कितना भी थक जाओ पर रुक नहीं पाओगी। उसकी बातें सुन विधि बुरी तरह कांप की। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकी कि पूरी तरह नशा होने के बाद उसका क्या हाल होगा, जिसका सिर्फ विधि अंदाजा लगा सकती थी। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उसके कानों में बाहर खड़े आदमी के कदमों की आवाज आई। उसने अपना सिर गेट के तरफ, उसे आदमी को आस भरी नजरों से देखने लगी, क्योंकि अब नशा और कमजोरी से खुद को बचाना उसके लिए मुश्किल था। उदय ने फिर से खड़े आदमी को देख तो एक पल के लिए डर से कांप गया, क्योंकि लाइटों की आ रही लड़की रोशनी में उसकी आंखें दिखाई दिया, जो खून की तरह लाल थी, जो ज्वाला की तरह जल रही थी। उदय कुछ कहता या बोलता उससे पहले ही उस शख्स ने उदय को एक जोरदार लात मारी, जो सीधा नीचे जाके गिरा। उसके ऐसा करते ही विधि शर्म से अपनी आंखें बंद कर लिया, लेकिन दूसरे ही पल हैरानी से उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसके ऊपर उस शख्स ने चादर विधि के ऊपर डाल के उसे ढक दिया। विधि बस हैरानी और मसीहा के रूप में उसे देखने लगी। उसके दिल में एक सुकून की लह दौड़ गई। उसे ऐसा एहसास होने लगा कि अब वो पूरी तरह सेफ है। अबे साले, तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता है मैं कौन हूँ? उदय ने खड़े होते हुए कहा। उसके शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, वही पेंट खुला हुआ था, बेच नीचे गिरा था। उदय के कहते ही उस आदमी ने, विधि ने अपनी नजरें हटा के उदय पर डाले। उदय उसके नजरों की गर्मी खुद के ऊपर महसूस कर सकता था, जिसकी वजह से आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसका गला सूखने लगा। उसे नहीं पता उसके सामने कौन खड़ा है, लेकिन उसे ये एहसास हो गया कि कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है, जो भी है उससे भी पावरफुल है। और ये सच है, सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, ब्लैक किंग है।
उदय कुछ करना या कहता उससे पहले ही ब्लैक किंग, मैं सिर्फ किंग कहूंगी, आप लोग समझ जाना, ने अपने पेंट का बेट निकाल के उदय के तरफ बढ़ के उसके ऊपर बरसाना शुरू कर दिया। उदय दर्द, और ये इतना अचानक हुआ कि वो समझ तक नहीं सका। वही विधि उदय की दर्द भरी आहें सुन के खुद को अच्छे से कवर कर उठ के बैठा गई। वो भी उतना ही हैरान थी जितना उदय। विधि को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है, क्योंकि किंग को आज तक किसी ने देखा तक नहीं, और ऊपर से बस उसका नाम सब जानते हैं, ना कि वो कैसा दिखता है, कौन है। बस एक ऐसे हस्ती है जो लोगों को रातों रात तबाह करने की चाह रखता है। विधि हैरानी से किंग को देखा रही थी और अंदर ही अंदर काफी खुश भी थी, कोई उसके लिए आया है। एपिसोड 17। अगली सुबह हॉस्पिटल के एक कमरे में विधि बेड पर बैठी किसी ख्यालों में गुम थी। वही उसके पास में बैठी सना जो फ्रूट कट कर रही थी। उसने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही कहा था पार्टी में मत जा, लेकिन मेरी कौन सुनने वाला है। वैसे भी उस कमीने से और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। वो इतना नीचे गिरेगा ये अंदाजा होता न तो मैं उसे कब का मार डालती, पर कोई बात नहीं, इस बार मैं उसे छोड़ने नहीं वही हूँ, चाहे तू मुझे कितना भी रोक। सना ने विधि से कहा, लेकिन विधि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी सना ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई, मैं कब से बोले जा रही हूँ और तू अपने ही ख्यालों में गुम है। सना की बात सुन विधि अपने सेंस में आते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। तभी सना ने कहा, अच्छा तुमने बताया नहीं, यहाँ तुम्हें कौन लेके आया। जब मैं आई तो तू बेहोश बेड पर पड़ी थी, तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि किसी ने तुझे ड्रग्स दिया था और सही टाइम पर किसी ने तुझे यहाँ पर एडमिट करके चला गया। मैंने डॉक्टर से जानने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं जानते हैं, और मुझे भी एक अननोन नंबर से कॉल आया कि तू हॉस्पिटल में है, इसीलिए मैं भागते हुए यहाँ आई। कहते हुए सना ने जाते फ्रूट विधि के गोद में रखे। तभी विधि खाते हुए सोचने लगी, किंग लगातार उदय को मार रहा था, उसने इतना पीटा कि उदय अधमरा हो गया था। तभी इस कमरे में 4 से 5 लोग आए और एक लड़के ने आगे आया। वो कोई और नहीं राज और उनसे बॉडीगार्ड थे। राज ने किंग का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस कर, ये मार जाएगा, यही अपने गुस्से पर कंट्रोल कर, इसे हम देख लेंगे, तू बस मिस विधि को यहाँ से हॉस्पिटल लेके जा, उनकी हालत खराब हो रही है। राज के कहते ही किंग रुक गया, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह चल रही थी। वही बॉडीगार्ड्स की नजरें नीचे थी, किसी ने सिर ऊपर कर न विधि को देखा था न ही किंग को। अगर किसी ने गलती से भी अपनी नजरें ऊपर करते तो उदय से पहले उन्हें मार दिया जाता। उदय को लेके राज और गार्ड्स वहां से चले गया। तभी किंग ने विधि को देखा, जो नशे में अपना सर नीचे करके बार बार अपने ही बॉडी को खुजाने लगी थी और चादर को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नशे में उसके हाथ कभी इधर तो कभी उधर जा रहे थे। अपनी भारी कदमी से चलते हुए किंग विधि के करीब आया। वही विधि को जैसे ही खुद के करीब किसी के होने का एहसास हुआ, उसने सिर उठा के देखा तो एक पल के लिए किंग के दिख रहे अंधे चेहरे पर जा टिकी, जिसके बस होंठ दिखाई दे रहे थे। किंग के होने से विधि को न डर लगा ना ही कुछ अजीब, और उसके अंदर कुछ अजीब हलचल होने लगी। उसे होंठों को छूने की तलब लगने लगी, जिसका अंदाजा किंग को हो गया था। किंग बड़े ही ध्यान से विधि को देख रहा था। विधि के हालत का एहसास था। किंग ने विधि के बालों को पीछे करते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो न कि किसी और की। अगर किसी ने गलती से तुम्हें होंठ क्या नजर उठा के भी देखा तो मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगा, ये बात याद रखना, चाहे वो तुम्हारा सो-कॉल्ड पति ही क्यों न हो। विधि नशे में होने के बाद किंग की बातों को सुन रही थी। उसके एक एक बार विधि के दिल की धड़कन बढ़ने के लिए काफी था। विधि ने अपनी नजरें ऊपर करके किंग के आंखों में देखा, जो पूरी तरह ठंड से भरा था। तभी विधि के कानों में फिर से किंग की आवाज गई, क्या मुझे ढूंढना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है कि तुम मेरा नाम तक पता नहीं कर पाए? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। इतना कहते ही किंग ने अपने सख्त होंठ विधि के होंठों पर रख दिए, जिसके एहसास से विधि ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी भी चादर से ढकी थी, उसका ड्रेस पूरी तरह बॉडी से नीचे हो गया था और ऊपर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा। किंग के होंठ विधि के गले को पकड़ा था। काफी देर तक किंग विधि के होंठों को चूमता रहा, फिर जाके उसके होंठों को छोड़ा। दोनों की सांसें काफी तेज थी। किंग ने अपना माथा विधि के माथे से लगते हुए कहा, मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम मेरे पास आओगी। मैं वो हर खुशी तुम्हें दूंगा जो आज तक नहीं मिला। मैं चाहूँ तो आज ही अपने उस दुनिया में तुम्हें ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता तुम खुद चल के आओ। तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं होना चाहता हूँ, ना कि कोई और। सिर्फ मैं, सोते उठते सिर्फ मैं। जब तुम सारी दुनिया को भूल के मेरे पास आओगी, मैं उसी दिन तुम्हें अपना बना लूंगा।
किंग ने अपना चेहरा ऊपर कर विधि को देखा जो बेहोश हो चुकी थी। बस किंग के एक हाथ में उसका सिर झूल रहा था। एक नजर जिद्दी से देख किंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मैं तब तक तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा और इंतजार भी, पर ज्यादा मत करवाना मेरी डॉल। तुम्हारी तलब मुझे पागल कर रखा है। मैं खुद को और दिन रोक के नहीं रख पाऊंगा। जो करना जल्दी करना। कहते ही किंग ने अपनी जुनून निगाहों से देखते हुए प्यार से विधि के माथे को चूम लिया और उसे निहारते हुए गोद में उठा के सीधे हॉस्पिटल लेके आया। राज से कह के उसने सना को कॉल करवाया और डॉक्टर से विधि के बारे में बात कर यहाँ से चला गया। वैसे ये हॉस्पिटल किंग का ही है, जिसकी वजह से उसके बारे में न कि कोई पहचानता है और न कि जनता है। सना के पूछने पर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। विधि खाते हुए यही सब सोच रही थी। उसे ज्यादा याद नहीं था, बस इतना था कि कोई उसके पास था। उसने उसके होंठों को फील किया था। उसके छुबन से विधि के पेट में गुदगुदी होने लगी थी। विधि की चेहरा याद नहीं और न उसे दिखा था, बस उसके शब्द की तुम मेरी हो, तुम्हें की छू नहीं सकता। ये शब्द विधि के दिल को एक सुकून पहुंचा रही थी। आज उसे पहली बार ऐसा फील हो रहा था कि उसका कोई है इस दुनिया में। अब कोई भी उसके साथ गलत नहीं कर सकता। वो हर तरफ से सेफ है। कहीं भी चली जाए उसे बचाने के लिए कोई है और वो आएगा जब उसे जरूरत होगी। यही सब सोच के विधि के चेहरे पर स्माइल आ गई, जिसे सना ने देख लिया। वो विधि को ऐसे मुस्कुराते देख कुछ समझ नहीं पाए और विधि के कंधे से हिलाते हुए कहा, विधि तू ऐसा क्या सोच रही है हो, ऐसे अकेले मुस्कुराए जा रही है। उसकी बात सुन विधि ने सकपका गई। उसने अपने नजरें इधर उधर करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस रामलाल के बारे में सोच रही थी। जब मैं उसे देखूंगी तो। बीच में आना के कहा, रामलाल 60 साल का बूढ़ा आदमी है। मैंने पता किया, वो गार्डन का काम करता है। उसकी बात सुन विधि ने सना के तरफ देखते हुए कहा, अच्छा वो बूढ़ा है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है हम गलत इंसान तक पहुंच गए। कोई बात नहीं, छोड़, जो हो गया वो हो गया। अब किसी के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं किसी के बारे में जानना नहीं चाहती हूँ। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अच्छा तू जाके डॉक्टर से बात कर, मुझे घर जाना है। वैसे भी कल ऑफिस नहीं गई थी, कम से कम आज चली जाऊं। सना ने शक भरी नजरों से विधि को देखते हुए, क्या सच में तू नहीं जानना चाहती है? विधि ने एक नजर देखा, फिर न के सिर हिला दिया। इस बार सना ने कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही विधि ने मन में कहा, मुझे पता है उस रात वही थे जो कल मेरी जान बचाए। अब मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगी किसी भी कीमत पर। ये काम मैं अकेले करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती तू इन सब में पड़े और कल को कुछ हो। ये बात तो तय है, वो कोई आम इंसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उन तक पहुंच है और मैं वो कैसे करूंगी मुझे नहीं पता। एपिसोड 18। ब्लू होटल रूम। सुबह के कुछ 9 बज रहे थे। वही बेड पर दो लोग दुनिया से बेखबर होके सो रहे थे। ये कोई और नहीं, नितिन और ज्योति थे। दोनों एक साथ लिपटे हुए सोए थे। तभी नितिन का फोन बजने लगा, जिसके आवाज से नितिन ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और बगल से फोन उठा के अपने कानों से लगाया ही था कि दूसरी तरफ की आवाज सुन वो उठा के बैठ गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने लगभग अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने कल कहा था ये काम सुबह ही हो जाएगा, तो अभी तक हुआ नहीं। होटल जाके पता करो, उदय का बच्चा है। कहा अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश किया तो उसे वहीं पर मार दो, आगे का मैं देख लूंगा। नितिन इस वक्त काफी गुस्से में था, क्योंकि उसके किसी खास आदमी का फोन था जिसे उसने उदय पर नजर और पता करने के लिए कहा था कि उदय उसका दिया काम कर रहा है या नहीं। नितिन ने फिर से कहा, वैसे वो विधि कहाँ है? क्या अभी भी होटल में ही है? दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, नहीं सर, वो घर पर आ गई है और उनके फ्रेंड ने उन्हें छोड़ा है। मैंने पता किया तो वो पूरी रात में हॉस्पिटल में थी। उसकी बात सुन नितिन ने हैरानी और गुस्से से कहा, व्हाट? वो हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? और उदय कहाँ है? फौरन होटल जाके पता करो वो कहाँ है और उसे मेरे पास लेके आओ। आदमी, ओके सर। उसके कहते ही नितिन ने गुस्से से फोन फंस पर इतना तेज फेंका कि उसकी और चिल्लाने की आवाज सुन ज्योति उठ के बैठ गई। उसने खुद को कवर किया, जो कि उसके बॉडी पर एक कपड़ा नहीं था। उसने कहा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसकी बातों का नितिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच के डूबा था। तभी ज्योति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रही हूँ, किसका फोन था जो तुम इतने गुस्से में आ गए? ज्योति के छूते ही नितिन अपने होश में आया और ज्योति की तरफ देखते हुए लगा, सारा प्लान फ्लॉप हो गया है। मैंने सोचा था कि उदय हमारे काम का है और वो अच्छे से करेगा, लेकिन नहीं, वो किसी काम का नहीं है। साला एक लड़की तक को नहीं संभाल पाया, पता नहीं और लड़कियों के साथ कैसे रहता होगा।
ज्योति जो कि टेक लगा के बैठी थी, नितिन की बात सुन वो टाइट हो गई और घबराते हुए कहा, क्या मतलब नहीं संभाल पाया? उसने कुछ किया भी था या नहीं? तुम साफ साफ बताओ बात क्या है। नितिन ने एक गहरी सांस लिया और खुद बेड से टेक लगा के बैठ गया और कहा, पता नहीं उसने कुछ कर पाया है या नहीं। मेरे आदमियों को पता चला है कि वो लड़की रात भर हॉस्पिटल में थी और उसकी फ्रेंड, क्या नाम था, हाँ सना, वो सुबह ही उसे घर छोड़ के गई है। घर पर वो नॉर्मल ही है, उसे देखकर लगता नहीं कुछ हुआ भी है। अभी तक उदय का पता नहीं है, एक बार वो मिल जाए फिर बताता हूँ। सोचा था कि वीडियो मिलते ही सीधे डैड को दिखाऊंगा और उसे डैड की नजरों में इतना नीचे गिरा दूंगा कि डैड खुद उसे घर से बाहर फेंक देंगे, जिससे हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा किसी का और हमारी शादी भी हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये लड़की बच गई। जब से मेरी जिंदगी में जब से आई है, एक पल के लिए सुकून नहीं मिला मुझे। उसकी वजह से मेरा सुबह सुबह मूड खराब हुआ है। उसकी कीमत तो मैं घर जाके उससे वसूलूंगा। बस बस इतना परेशान होने की जरूरत नहीं ही। तुम्हें क्या हुआ? अगर इस बार भी प्लान फेल हो गया, हर बार तो नहीं होगा, कभी ना कभी तो वो हमारे जाल में फंसेगी। और वैसे भी जहाँ तक अंकल की बात है, उनके लिए तुम अपनी मॉम से बात क्यों नहीं करते? वो हमारी हेल्प कर सकती है, आखिर वो भी तो विधि को पसंद नहीं करती है। ज्योति ने नितिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वही उसकी बात सुन के नितिन अपनी नजरें ज्योति के तरफ करके देखने लगा। उसके ऐसे देखने पर ज्योति ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी बात सुन नितिन के तिरछी मुस्कान के साथ ज्योति को कमर से पकड़ के खुद के करीब खींच लिया और उसे गोद में बैठाते हुए कहा, यही कि तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए? अगर उस बेवकूफ की जगह मेरी शादी तुम्हारे साथ होती तो अब तक सब कुछ चेंज होता। मुझे उस डफर का रोज चेहरा देखने को नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारे साथ। कहते हुए नितिन ज्योति के तरफ झुकने लगा। वही उसकी बात सुन ज्योति ने शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया और नितिनी के खुले सीने पर हाथ चलाते हुए कहा, अगर पहले आती तो ये रात कहाँ मिलती? नितिन ने ज्योति को और करीब करते हुए कहा, ये रात नहीं, हर रात हमारी होती। मैं तो किसी भी दिन तुम्हारे छोड़ने वाला नहीं होता। हर रात क्या, मैं तो सोच रहा हूँ दिन भी रात की तरह बना देता और ऐसे दुनिया में तुम्हें लेके जाता जहाँ सब तुम और मैं ऐसे ही रहते। इस वक्त ज्योति और नितिन बेहद करीब थे। नितिन का खुला सीना ज्योति से बिल्कुल टच हो रहा था और ऊपर से दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे, बस एक चादर जो कि थोड़ा नीचे खिसक चुका था। इन सब में अच्छा, बात बहुत हो गया, मुझे घर चलना चाहिए। मॉम तो जानती है पर डैड नहीं। तुम तो अच्छे से जानते हो वो कितना भी गुस्सा करे विधि कर, वो तो उनकी सगी औलाद है ना। अगर हमारे बारे में पता चला तो वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे ही गलत ठहरा देंगे, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। ज्योति ने उठाते हुए कहा। लेकिन वो उठाती उससे पहले ही नितिन ने एक बार फिर उसे खुद के करीब करते हुए लगा, हमारे रिश्ते के खिलाफ चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ लोगों को, तुम्हें पहले मुझसे बात करनी होगी। कोई भी इतना समझ लो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। अपनी बात कह के नितिन ने ज्योति के को एक बार फिर लेटा के उसके ऊपर आ गया और माथे को चूम के उसे देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद नितिन ने ज्योति को वो गोद में उठा लिया। वही ज्योति ने उसके कंधे के तरफ अपना चेहरा करते हुए डेविल स्माइल करने लगी, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, क्या वो वही जाने। इधर विधि जब से घर आई थी वो अभी तक बाथटब में ही बैठी सोच में डूबी थी। उसे घर आते काफी टाइम हो चुका था, लेकिन जैसे उसे की खबर ही ना हो, वो पानी के अपने बालों से खेलते हुए कहती है, क्या आंखें थी, क्या होंठ थे, मास्क में भी कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? आखिर मैं आपको कहाँ ढूंढी, ना नाम पता है, ना चेहरा और ना ऐसा कुछ है मेरे पास आपका जिसे देखा कर मैं आपको ढूंढ सकूं। मुझे जानना है आपके बारे में, क्योंकि कि आप वो पहले इंसान है जिन्होंने मुझे देखा है और मेरे उन एहसासों को अपना बना लिया जो कभी किसी और के हुआ करते थे। विधि के दिमाग पर जैसे ब्लैक किंग ने अपना कब्जा कर लिया था, वैसे तो वो यही चाहता है विधि सिर्फ उसके बारे में सोचे और सारी दुनिया छोड़ के उसके पास आए। इसीलिए वो ये विधि के मर्जी पर छोड़ के चला गया कि ये फैसला विधि ने उसे पूरी दुनिया चाहिए या सबसे अलग होके सिर्फ किंग। विधि यही सब सोच के स्माइल करने लगी थी, तभी अचानक से उसके कानों में फिर से उदय की बातें चलने लगी। नितिन ने तुम्हारा वीडियो बनाने के लिए कहा है, उसने तुम्हें बेच दिया है बस एक डील पर।
ये सब याद आते ही एक बार फिर विधि के आंखों में आंसू भर गए, लेकिन याने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। कोने से साफ कर वो बात रोक पहले बाहर निकल गई। उसका चेहरा इस वक्त जिससे से लाल हो रखा था जैसे उसके दिमाग में कुछ खतरनाक ही चल रहा हो। विधि ने कपड़े पहले और कांपने बाल बना के सीधे घर से बाहर निकल गई। एपिसोड 19। विधि रेडी होके गुस्से में घर से बाहर निकल गई। उसने ऑटो पकड़ा और भद्रा मेंशन के तरफ जाने लगी। आज मुझे पापा जी से इस बारे में बात करनी ही होगी। अगर मैंने नहीं किया तो कल की तरह अब नितिन और भी कुछ करेगा। वो इतना नीचे गिरेगा मुझे पता भी नहीं था, लेकिन अब मैं उसे अपने साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ जो कोई भी कहीं भी घुमाएगा। विधि ने आज तय कर लिया कि वो सारी बात करियर करेगी। जितनी जल्दी हो सके उसे नितिन से छुट्टी चाहिए। जब प्यार है नहीं न सम्मान तो उस जगह रहने का क्या ही फायदा है। और वैसे भी कहीं ना कहीं विधि का दिल किसी और के लिए धड़कने लगा है जिसके बारे में अभी उसे एहसास नहीं है। यही सब सोच और खुद के लिए कुछ कर गुजरने की ठान के विधि अपनी मंजिल तक जाने लगती है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगता ही विधि इतनी ज्यादा गुम थी कि 1 से 2 बार घंटी बजी, लेकिन विधि ने ध्यान तक नहीं दिया। बस वो ऑटो के बाहर छोटे छोटे दुकानों को देख रही थी। इस वक्त वो दूसरे रास्ते से जा रही थी जहाँ से आमिर नहीं जाते हैं। विधि अक्सर यही से जाती है क्योंकि ऑटो में बैठ के बाहर देखना उसे बहुत पसंद है। जब फोन तीसरी बार बजा तब जाके विधि का कहना टूटा। उसने बैग से फोन निकाल के देखा तो उसके होंठ हल्के हल्के कांपने लगे। विधि ने बिना देरी किए फोन उठा के कान से लगा और जैसे ही हेलो कहने को हुई कि दूसरी तरफ की आवाज सुन उसके माथे पर पसीने आने लगे। कुछ वक्त बाद, क्या तुम इस तरह से काम करोगी? तो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई हो और ना तुमने पहले इन्फॉर्म किया था। अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी है तो मुझे बता सकती हो, मैं अभी तुम्हें बाहर कर दूंगा। एक आदमी जो लगभग 40 के आसपास था, उनके सर पर बाल नहीं थे, वो पूरा टकला है, वही सामने चेयर पर बैठ के काफी गुस्से में विधि के सामने फाइल फेंकते हुए कहा। जिसे सुन विधि डर गई और हकलाते हुए कहा, सॉरी सर। उसकी बात सुन उस आदमी ने फिर से गुस्से में कहा, व्हाट सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से ये प्रोजेक्ट दोबारा नहीं मिलने वाला है। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला। मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि आज इसी प्रोजेक्ट के लिए डील होने वाली है। टाइम पर आना और 1 दिन पहले ही फाइल को चेक कर लेना जिससे फाइल में कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन तुमने क्या किया, ना फाइल को चेक किया और ना कल आई और ना आज। विधि ने गिल्ट फील करते हुए कहा, सॉरी सर, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं हॉस्पिटल के थी, इसलिए ऐसा हुआ। मैं आ जाने वाली ही थी कि बीच में उस आदमी जो कि विधि के बॉस मिस्टर श्रीवास्तव है, उन्होंने टोंट मारते हुए कहा, अच्छा कल तो पार्टी में तुम बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। तुम्हारे चेहरे से तो लग ही नहीं रहा था कि तुम्हें कुछ हुआ भी है और ऐसे अचानक से हॉस्पिटल भी पहुंच गई। इतना झूठ क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है जो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? तुम बहुत अच्छे से काम करती हो इसलिए मैंने तुम्हें रखा, लेकिन तुम कुछ की गलती छुपाने के उल्टा मुझसे झूठ बोल रही हो। इसकी कीमत जानती भी हो। कल किसी मामूली इंसान के यहाँ पार्टी थी नहीं जो विधि के बॉस न जाते। इस बात पर विधि ने कोई ध्यान नहीं दिया और जो आया वो कह दिया, लेकिन हॉस्पिटल की बात झूठी नहीं थी, वो सच में ही हॉस्पिटल में थी। विधि मिस्टर श्रीवास्तव की बात सुन के एक पल के लिए हैरान हो गई। उसे तो पता ही नहीं था कि कल पार्टी में ये भी आने वाले हैं, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं जाती। आज विधि बहुत बुरी तरीके से फंसी है और गलती भी उससे हुई ही है। अगर आना नहीं था तो एक बार इन्फॉर्म करना विधि की जिम्मेदारी थी। विधि ने अपना सिर नीचे झुका के कहा, सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं सच में माफी मांगती हूँ और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। आप मेरा यकीन करें, मैं अब आप कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि आपको कोई भी दिक्कत हो। अच्छा, क्या अब भी मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए? मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा, जिस पर विधि ने हाँ में सिर हिला दिया। विधि को देखकर मिस्टर श्रीवास्तव पीछे की तरफ झुक के अपना सिर टिकाते और चेयर घुमाते हुए कहे, ठीक है, मैं ये आखिरी मौका तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बाद अगर मुझे कोई भी गलती दिखी तो सीधे मैं तुम्हें एक कंपनी से बाहर फेंक दूंगा, समझी तुम? और अभी जो गलती हुई है उसके लिए तुम्हारे इस महीने की सैलरी कट किया जाता है। उसकी बात सुनते ही विधि को जैसे झटका लगा हो, उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुल गया। एक छोटी सी गलती के लिए पूरे महीने की सैलरी कैसे कट कर सकते हैं? विधि ने कहा, सर प्लीज ऐसा मत करिए, मैंने पूरे महीने कम किए हैं, आप आधी काट लो पर पूरी नहीं प्लीज सर।
मिस्टर श्रीवास्तव, अगर मैं इसी तरह करता रहा तो कोई भी मुझसे डरेगा ही नहीं, गलती करके सीधे सॉरी बोल देगा, लेकिन अभी तुम्हारे लिए यही सजा है, तुम जा सकती हो, बहुत काम है। और हाँ, कल की मीटिंग की फाइल तुम रूबी को दे दी, इस बार वही ये सब दिखेंगी। उद्धरण चिन्ह। इस बार विधि ने कुछ नहीं कहा और अपना मुंह बनाया, फाइल उठा के सीधे कैबिन के बाहर निकल गई। उसने सीधे अपने डेस्क पर जाके बैठ गई। उसकी आंखें नम थी और चेहरा उदास। उसने चेहरा नीचे कर रखा था, तभी एक आंखों से आंसू निकल के गालों पर गिरी। आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो मैं शांति से रह नहीं पा रही हूँ? एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। अब मैं इस महीने का खर्चा कैसे निकालूंगी? क्या करी? गॉड प्लीज हेल्प मी। विधि दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए बैठी अंदर ही अंदर कह रही थी। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, जिसके छुबन से विधि अपने होश आई। उसने साइड से अपनी आंसू साफ किए और पीछे स्माइल करते हुए देखने लगी। जैसे ही उसने देख, उसकी स्माइल जैसे कहीं गायब ही हो गई और उसकी जगह गुस्से ने अपना रूप ले लिया। क्या है? तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? क्या इस ऑफिस में आज लड़कों की कमी हो गई है? पीछे देखते हुए विधि ने कड़वी लहजे से कहा। वही सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने एक वक्त शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट पहना था। शर्ट के 2 बटन खुले थे, वही स्कर्ट इतनी छोड़ी थी कि उसकी थाई साफ साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे पर खूब सारा मेकअप। विधि की बात सुन के उस लड़की ने कहा, मेरे लिए लड़कों की कमी नहीं है और न तुम्हारे पास आने का शौक है। मिस्टर श्रीवास्तव ने जो फाइल मुझे देने के लिए कहा है वो लेने आई हूँ। ये लड़की कोई और नहीं, रूबी ही है जिसे मिस्टर श्रीवास्तव ने फाइल देने के लिए कहा। उसकी बात सुन के विधि ने खरासते हुए कहा, काफी जल्दी तुम्हारे पता चल गया फाइल के बारे में, ये लो, अच्छा हुआ जो आ गई, मुझे नहीं जाना पड़ा। विधि ने फाइल देते हुए कहा। रूबी ने फाइल लिया और कमर मटकाते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही विधि ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, इसे क्या हुआ? आज कुछ कहा नहीं, वैसे तो बहुत सुनाती है। खैर मुझे क्या, अब मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं इस महीने क्या करूंगी? एपिसोड 20। अब आगे। विधि उदास होके बैठी थी। उसने डेस्क पर अपना हाथ रखा था, उस पर अपना सर ऐसे ही बैठ के अपने ही सोच में डूबी थी। आज उसका काम करने का थोड़ा सा भी मूड नहीं था। वैसे भी इंसान मेहनत पैसे के लिए करता है, वो काम किस काम का जब तुम्हें कुछ मिले ही का। तुम समय और दिमाग अपना सब कुछ लगाते हो तो तुम्हें भी कुछ मिलना चाहिए, तो बस वही विधि का हाल था। विधि, मेरी जान, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी है जैसे ऑफिस का बॉस मर गया हो? सना, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट में काम करती है, वो यहाँ पर विधि को लंच करने के लिए बुलाने आई थी, क्योंकि दोनों कितने भी दूर काम करे खाना तो साथ में ही खाती है। जब सना ने विधि को ऐसे सेंड देखा तो वो समझ गई बॉस ने कुछ कहा है, इसीलिए उसने जानबूझकर कहा विधि से, जिससे वो अपनी भड़ास निकाल सके। और हुआ भी वही। सना की बात सुन के विधि ने अपने दांत उसे हुए कहा, टकला आदमी अभी तक मरा नहीं, इसीलिए तो ऐसे बैठी हूँ, मर गया होता तो नाचती न कि ऐसे उदास होती। विधि की बात सुन सना को हंसी आने लगी। उसकी सीधी साधी दिखने वाली विधि असल के कितनी शरारती है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि सभी के साथ विधि नॉर्मल दिखती है और ऐसे सिर्फ सना के साथ रहती है। अच्छा अच्छा ठीक है, बेचारे बॉस को मार मत, नहीं तो हमें सैलरी कौन देगा? सना ने विधि के बगल वाली चेहरे पर बैठते हुए कहा। अच्छा अब बता, बात क्या है? ऐसे क्यों बैठी है? तेरी तबीयत ठीक है ना? सना ने विधि का माथा चेक करते हुए कहा। वही उसके पूछने पर विधि उठ के सीधे बैठ गई और सना के तरफ फाइल करते हुए कहा, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। मैं आज आने में लेट हो गई और मीटिंग छूट गई, जिसकी वजह से सुनना पड़ा। ऊपर से मेरी 1 महीने की सैलरी भी काट लिया और जो प्रोजेक्ट मैंने रेडी किया था वो उस रूबी को करने के लिए मिल गया। अगर उसमें सुधार करना भी था तो मैं कर देती ना, क्या जरूर थी उसे देने की? पर नहीं, मेरे दोनों काम अच्छे नहीं हुए और तुम्हें तो पता ही है, अगर इस महीने की मेरे सैलरी नहीं आई तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। मैं मंदिर के से भीख मांगूंगी, मुझे ऐसा फील हो रहा हो। सना विधि की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने 1 महीने के सैलरी कट होने के बारे में सुना तो उसके आंखें बड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या 1 महीने की कटी? तो तुम अब क्या करेगी और उस जगह का बिल पे कैसे करेगी? विधि के अपना चेहरे गिराते हुए कहा, वही तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ही, मैं क्या करूं? कुछ नहीं पता, मन कर रहा है जाके टकले आदमी का सिर फोड़ दूं, बहुत गुस्सा और रोना आ रहा है। विधि की बात सुन के सना ने कहा, चल ये भी सोच कि सर ने तुझे निकाला नहीं, बस सैलरी ही काटी है और पैसे की टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अब ये मत कहना मैं ले नहीं सकती, जब तेरे पास हो तो मुझे दे देना, ठीक है? अब ऐसे रोना और मुंह बिचकना छोड़।
इस बात पर विधि ने कुछ न कह के सना की बात मान गई और हाँ में सिर हिला दिया। आखिर वो मना ही क्यों करती, उसे भी जरूर है पैसों को। वैसे सना के अलावा उसके पास कोई है नहीं जिससे वो मांग सके। वही फिर से सना ने अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहा, चल पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद तेरा मूड ठीक करने के लिए शाम को साथ में खाने के लिए किसी अच्छे होटल चलते हैं। विधि ने माना करते हुए कहा, नहीं मेरा मन नहीं है और ना मेरे पास पैसे हैं, वैसे भी मुझे मेरे ससुराल जाना है पापा जी से बात करने के लिए। विधि की बात सुन के सना की आंखें छोटी हो गई। उसने फिर से बैठते हुए कहा, क्या मतलब बात करने जाना है? क्या अभी भी तू चाहती है उसके साथ रहने के लिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू अभी उस घर के कर क्या रही है? सामान पैक कर और उस कमीने को और उसके घर को छोड़ के बाहर मेरे घर आ जाना, इसी में तेरी भलाई है। उसने कल जो किया ना, उसकी कोई माफी भी नहीं है। मैं तो उसी वक्त उसे जेल भेजने वाली थी लेकिन तूने मुझे रोक दिया। सना की बात सुन के विधि का मुंह बन गया। उसने खड़ी होके कहा, अच्छा मेरी माँ फिर से शुरू मत हो जा, चल भूख लगी है, पहले चल के कुछ खाते हैं, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। अभी मेरा मूड बिल्कुल नहीं है कुछ सुनने का। इस बार सना ने भी कुछ नहीं कहा और दोनों वहां से चली गई। इधर नितिन अपने कैबिन में बैठा कुछ फाइल चेक कर रहा था लेकिन फाइल के उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उसने गुस्से से फाइल को नीचे फेंकते हुए कहा, अभी तक शुभम आया क्यों नहीं? मैंने कहा था मुझे 5 मिनट में उदय का पता चाहिए, पता नहीं साला कहाँ छुपा हुआ है। आखिर मैं भी तो देखूं ऐसा क्या हुआ कि वो कुछ कर नहीं पाया और यहाँ से गायब हो गया। नितिन यही सब बड़बड़ा रहा था तभी अचानक से कैबिन का गेट खुला और शुभम भागते हुए अंदर आया। वो बुरी तरह से हाफ रहा था और ऊपर से पसीने से भीगा था, जिसे देख नितिन ने गुस्से ऐसे कहा, बिना नॉक किए कौन आता है और इस तरफ से हाफ क्यों रहे हो, जैसे नीचे जंगली जानवर पड़ गए हो। शुभम जो कि अपने घुटनों पर हौंथ रख के हाफ रह था, उसने सिर ऊपर करके नितिन को देखते हुए कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, जैसे इस वक्त वो एक गूंगा इंसान बन गया हो। क्या है, कुछ बोलोगे भी क्या? उदय का कुछ पता चला? नितिन ने चेयर पर बैठे ही पूछा। तभी शुभम ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी नितिन ने पेन जो कि हॉन्थ में था उसे टेबल पर फेंकते हुए कहा, मुझे पता है वो किसी लड़की के साथ छुपा होगा, बताओ साला कहाँ है? आज मैं उसे वहीं पर मिलने जानूंगा। नितिन की बात सुन के शुभम ने फिर से कुछ कहा चाहा लेकिन उसके शब्द जैसे जम गए हो, इसीलिए वो आसपास कुछ ढूंढने लगा। तभी सोफे के पास उसे टीवी का रिमोट दिखा, जिसे लेके शुभम ने जल्दी से टीवी ऑन कर दिया। इधर सना और विधि जैसे ही लंच के लिए कैफेटेरिया में आई, वहां का भीड़ देख के उनके भी कदम रुक गए। सभी इस वक्त टीवी में आज की ताजा न्यूज देख रहे थे और आपस में गॉसिप भी कर रहे थे, जिसे देख सना और विधि ने एक दूसरे को देखा और उसी तरफ चली गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में जो संडे को आएगा। थैंक यू।